हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका 4th चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो वर्ड है जिनका आप वर्ड का जो मीनिंग है वो एक बार समझिए। जैसे आप देखिए एग्जीक्यूटिव, जिनका मेनली वर्क है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है, उसको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करने का जिनका काम होता है, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, जिसमें हम बात करें कि हमारे जो सिविल सर्विस हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में रहेंगे। जब आप डीएम रहोगे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में जब पोस्टेड रहोगे उसके पोस्ट के ऊपर में, तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। आप अपने जूनियर्स के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करवाओगे। तो स्टूडेंट्स, जो सिविल सर्विस हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी पोस्ट हैं, हमारे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, तो उनके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ की बात करें, आप देखिए कि हमने एनसीईआरटी सीरीज़ में काफ़ी बेसिक से जो किताबें काफ़ी बेसिक हैं प्रिपरेशन के लिए, जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ से हमने स्टार्ट की है। तो हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई। आपको जो 6 से लेकर जो 10th क्लास तक की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, वो हमने कंप्लीट की है अभी तक। हमने इसके अलावा आप देखिए कि हमने जो 11th क्लास की ये पॉलिटी की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको हमने स्टार्ट किया है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ कम्प्लीटली बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी बताते हैं कि एनसीईआरटी ही क्यों, ये बेसिक क्लास से एनसीईआरटी क्यों। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बेसिक है। आप देखिए कि जब आप 10th क्लास में होगे या 12th क्लास में होगे, अगर आपने सोशल स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दिया है, आप कंप्लीटली यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आए हो, तो आपको इन एनसीईआरटीज़ को एक बार रीड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको रीड करना चाहिए। रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। जैसे न्यूज़पेपर का रीडिंग इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से एनसीईआरटी आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। उनके अंदर क्या बात दी हुई है, डायग्राम के अंदर क्या बात बताई गई है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए, उसी तरीके से जो एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तीनों चैप्टर में आपको पता होगा कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था उसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो स्टूडेंट सेकंड चैप्टर के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है। सेकंड चैप्टर में हमने पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड चैप्टर में हमने इलेक्शन सिस्टम के बारे में देखा। तो इस तरीके से हमने इन चैप्टर्स के बारे में रीड किया है यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर में, कि क्या क्या बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी के अंदर में, उनको डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया है। आज अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें, स्टूडेंट्स, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोऑपरेशन के रूप में हम वर्क करते हैं। क्योंकि हमारी जो हमने जो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, कि तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ में वर्क करेंगे, एक पॉजिटिव नोट के साथ में। ऐसे नहीं है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पे तीनों ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क करते हैं, पर तीनों के बीच में कोई भी कोऑपरेशन नहीं होता, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट, तीनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है, लॉ मेकिंग, वहाँ पे सबसे मेन काम है। एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या है,
कोई भी लॉ जो बनाया गया है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का मेन काम क्या है? जुडिशरी का मेन वर्क है कि यहाँ पे जो भी ऐसा कोई लॉ ना बनाया जाए जो यहाँ पे इंटरवेन करे, यहाँ पे दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे। तो ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट के लिए। तीनों के बीच में कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि जुडिशरी के द्वारा बार बार इंटरवेन किया जाता है, बार बार बताया जाता है कि आप इस सेक्टर से रिलेटेड जो रिफॉर्म है वो लेके आइए। जुडिशरी के द्वारा, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म उसको कहा जाता है कि जुडिशरी के द्वारा एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को बताया जा रहा है आप इस वर्क को कीजिए, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो कभी कभी उसे मान लिया जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी है वो लिटिल बिट अपना जो उनका जो स्पेयर है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है थ्रू द टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीनों इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनिंग ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इस तरीके के जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं वेलफेयर ऑफ पीपल करने के लिए, लोगों को सभी गवर्नमेंट स्कीम मिल सके, लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स का अच्छे से बेनिफिट मिल सके, इसके लिए तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में कोऑपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एंश्योर करता है कि ये तीनों कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीनों की जो डोमेन है, तीनों जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात करें, तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें, जिससे जो बैलेंस है तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको देखने को मिलता है स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अब देखिए कि जो अगर कोई भी कानून है वो लेजिस्लेचर के अंदर बनाया जाता है तो हमको देखने को मिलता है उसका एग्जीक्यूटिव, अगर उसका जो कानून है, जो लॉ है, उसका एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर नहीं है तो उसका जो अगर हम बात करें जो कानून है वो लॉ कंप्लीटली मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको देखने को मिलेगा कि ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तीनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। ये हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को और एग्जीक्यूटिव इन टर्न इज कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेटिव भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप देखिए कोई भी कानून है उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है तो वो कानून है वो जो लॉ है वो मीनिंगलेस है। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का कंट्रोल भी है, और जुडिशरी के द्वारा दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो वर्क है उनके अंदर इंटरवेन भी किया जाता है। जैसे आपको काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कि जुडिशरी को बताया जाएगा कि आप इन कानून जुडिशरी के द्वारा बताया जाएगा कि आप इस स्कीम को लेके आइए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ पे ये जुडिशियल एक्टिविज्म है वो एक अलग से टूल है जो यहाँ पे इंटरवेन किया जाता है, और वो काफ़ी हद तक कुछ बेनिफिट के रूप में भी काम किया जाता है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या रीड करेंगे, ये तो हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में देखा। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस के बारे में देखेंगे। हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन जो डिफरेंस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे कोऑपरेशन है, सेकंड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको देखने को मिलता है कि तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेपरेटली वर्क करते हैं। तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोई भी सेपरेशन, कोई भी यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कि कोई भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ जो यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो अडोप्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे जो उनका सीनेट होता है, जो वहाँ पे उनकी कांग्रेस होती है, उसका पार्ट होना ज़रूरी नहीं है। बट आप देखिए कि इंडिया के अंदर में समहाउ जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट लोगों के द्वारा किया जाता है,
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो वोट देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के लोग भी वोट देते हैं प्रेसिडेंट के सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट के सिस्टम में स्टेट लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो वोट देते हैं, उसके बिहाइंड में रीज़न आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो बनता है ऑल ओवर इंडिया का बनता है, हेड ऑफ़ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ़ द स्टेट होने की वजह से, इसी वजह से यहाँ पे जो राज्यों के जो हमारे स्टेट्स हैं उनका यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर में ऐड किया गया है। सेकंड, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी कानून हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है, तो आप याद रखिए आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 यहाँ पे क्या बताता है कि प्रेसिडेंट को पावर है असेंट देने की। जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं देगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा किसी भी कानून के ऊपर में, तो वो बिल है वो बिल ही रह जाएगा, लॉ नहीं बन पाएगा। कोई भी बिल है वो कानून नहीं बन पाएगा। तो प्रेसिडेंट की इम्पोर्टेंस इस तरीके से है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। सेकंड, आप देखिए यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो सीनेट का पार्ट नहीं होता है। सीनेट का पार्ट ना होने की वजह से वो कम्प्लीटली सेपरेट होता है। प्रेसिडेंट के खुद के लोग होते हैं जिनको वो उनके द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होंगे। यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट के द्वारा, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा जिन भी लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, वो यहाँ पे उनका अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को कंटिन्यू चेक किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में देखेंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कोई भी कानून बनाने से रिलेटेड, क्या स्पेशल पावर है हमारे प्रेसिडेंट को, क्या कोई सिचुएशनल हम बात करें कि कोई स्पेशल पावर है हमारे प्रेसिडेंट को, कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकता है, अपनी जो सेल्फ पावर है। क्योंकि हमने देखा है इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको रबर स्टैम्प के रूप में बोला जाता है। बट 3 ऐसी सिचुएशन हैं जहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट का अपना जो सेल्फ, उनका जो नॉलेज है, सेल्फ उनका जो हम बात करें कि सेल्फ उनका जो मत है उसको वो यूज कर सकते हैं। ऐसी 3 सिचुएशन हैं, उन सब के बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। हम यहाँ पे कंपोजिशन की बात करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या कंपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हमको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अकाउंटेबल किसके लिए है स्टूडेंट्स, कि आप ये एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे अकाउंटेबल किसके लिए है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल है लोकसभा के लिए। तो वो उसके बारे में हमको पता चलता है। काउंसिल यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें कि जो 15% का जो कंपोजिशन है जो यहाँ पे लगाया गया है, 15% का पहले कंपोजिशन नहीं हुआ करता था स्टूडेंट, कि टोटल स्ट्रेंथ जितनी है हमारे अगर हम बात करें लोकसभा या राज्यसभा की, तो उसका 15% यहाँ पे आप उतना ही आप यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने अपॉइंट कर सकते हो। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। इसके अलावा हम यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, काफ़ी बार ये वर्ड आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव बेसिकली कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव बेसिकली आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बुक है, बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव मीन्स द जो स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इस तरीके से एग्जांपल देके बताया गया है। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे डिसीजन लेती हैं, उनको एग्जीक्यूट करना जिनका काम है। सबसे पहले हम बात करें एग्जीक्यूटिव का मीनिंग है कि ए बॉडी ऑफ पर्सन डेट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस। In the case of government also, one body may also take policy decision and decide about the rules and regulation, while the other one in charge of implementing those rules. तो स्टूडेंट्स, कानून बनाने के बाद में उनको एग्जीक्यूट करने का 2 स्पेशल यहाँ पे वर्क हैं एग्जीक्यूटिव का। कानून बनाने का यहाँ पे काम है। कानून बनाने के बाद में जो लॉ बनाया गया है, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो डिसीजन लिया गया है,
उसी डिसीजन को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का ही काम है। आप देखिए कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जैसे आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन आधार योजना, जनधन योजना जो है वो स्टार्ट की गई। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम है कि उन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे जो ट्रांसपेरेंट वे में सभी लोगों को, जो बेनिफिशरी हैं, जो गवर्नमेंट का जो फंड आता है उनको डायरेक्टली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क एक बॉडी है गवर्नमेंट का जिसका काम है पॉलिसी का फ्रेमवर्क करना, और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि इम्प्लीमेंट करना इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ये यहाँ पे मेन वर्क है एग्जीक्यूटिव का। तो आपने ये एग्जीक्यूटिव वर्ड के बारे में काफ़ी बार सुना होगा, मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, एग्जीक्यूशन करना यहाँ पे जो मेन काम होता है ये आपको देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि प्रिंसिपल फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स मेन फंक्शन है कि एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसी हैं, जो यहाँ पे नीतियाँ बनाई गई हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। आप देखिए कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉलिसी जो आई थी 68 में आई थी, DS कोठारी कमीशन। फिर इसके बाद में 86 में आई, और अब प्रेजेंट समय में हमारे 2020 के अंदर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई है। तो स्टूडेंट जैसे ये पॉलिसी आई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जो इसके कानून हैं उसको यहाँ ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है। जो एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिस तरीके से नए नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं, तो ये मेन फंक्शन है, ये मेन काम है एग्जीक्यूटिव का कि गवर्नमेंट का जो वर्क है, जो डिसीजन लिया गया है उसको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिव इज ऑफ्टन इन्वॉल्व इन द फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी के फ्रेमिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। हर एक देश में एग्जीक्यूटिव के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कंट्री में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, जिसमें हम बात कीजिए कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको चांसलर के रूप में देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि जर्मनी के अंदर जो यहाँ पे बनते हैं वो चांसलर होते हैं। जर्मनी के अंदर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होंगे वो चांसलर के रूप में देखने को मिलेंगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पे सबसे लास्ट लेवल पे जिनका काम है एग्जीक्यूटिव का, वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है। इसकी जो ब्रांच है वो है सबसे इम्पोर्टेंट सिविल सर्वेंट, जिनका काम है कि आप जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, जो डिसीजन है, उसको ग्रास रूट लेवल पे आप करोगे इम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए कितनी अच्छी बात है कि एक फ्री एंड फेयर वे में तो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर है एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो आप अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क करने के बाद आप एग्ज़ाम को निकालिए। एग्ज़ाम को निकालने से आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट की जो 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आप देखिए कि जुडिशरी में आप जज बनते हो, या हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आप एडवोकेट होते हो, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कर सकते हो। वहाँ पे PIL के थ्रू काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म ला सकते हो। कुछ ऐसी PILs आप यूज कर सकते हो जिससे गवर्नमेंट को कोई ना कोई नई पॉलिसी बनानी पड़े, इस तरीके के काम कर सकते हो। लेजिस्लेचर में अगर आप हो तो आप इस तरीके के कानून बना सकते हो, कोई नई पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हो। और एग्जीक्यूटिव में अगर आप हो, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी लोगों को फ्री एंड फेयर वे में, यहाँ पे सभी लोगों को एक हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करें, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बने, कंट्री का जो टॉप डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम है उसके अंदर हम एंटर करें, जिससे हम इन सब पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, सैडल विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, टुगेदर नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में जाना जाता है।
हम सिविल सर्वेंट होते हैं, हम यहाँ पे ग्रास रूट एग्जीक्यूटिव के रूप में वर्क करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो डे टू डे वर्क को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द डिफरेंट, जहाँ पे मिनिस्टर लोग होते हैं जो वहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम अलग अलग है, डिफरेंट है। इसी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे पता लगता है। तो स्टूडेंट्स हर कंट्री के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो सेम नहीं हो सकता, ये वेरी करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो सिविल सर्वेंट्स का जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वो भी डिफरेंट हो सकता है। आप देखिए कि सिविल सर्वेंट्स, अगर हम वर्ड की बात करें, आप देखिए कि जो मौर्यन एम्पायर का समय था, जब मौर्यन एम्पायर के समय भी अमात्याज के नाम से एक पोस्ट हुआ करती थी, ये सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे। चाणक्य के द्वारा वहाँ पे जो मेरिट से रिलेटेड जो लोग हैं, मेरिट मीन्स जिनके पास में नॉलेज है, जो कैपेबल हैं, उनको वहाँ पे रिक्रूट किया जाता था। वो वहाँ पे जो किंग है उसको हेल्प किया कर सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं, जो एग्जीक्यूटिव के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में डिफरेंट तरीके का जो सिस्टम है। आपको कुछ जगह पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलेगा। इंग्लैंड के अंदर आपको क्वीन के बारे में देखने को मिलेगा। आप देखिए कि क्वीन है, क्वीन की अभी रिसेंटली डेथ भी हुई है, क्वीन एलिजाबेथ की। इसके अलावा आपको पावरफुल जो द पावर और फंक्शन है यूएस का, और अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट की पोस्ट इंडिया में भी है, तो यूएस के प्रेसिडेंट के पास जिस तरीके की पावर है उस तरीके की इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हो सकते हैं जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट को जो पावर हैं वो यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट आर मोर पावरफुल। जैसे आप देखिए एक वीटो पावर, आपने अगर प्रेसिडेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, जो चैप्टर नंबर 17 है प्रेसिडेंट, अगर आपने वो रीड किया है तो आपको वहाँ देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट को वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है स्टूडेंट, कि प्रेसिडेंट के द्वारा वीटो लगा दिया गया, तो और इस वीटो पावर के अंदर भी एक वीटो होता है जो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो मीन्स प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, कंप्लीटली पॉकेट के अंदर डाल दिया गया कोई भी बिल है, कोई भी कानून जो प्रेसिडेंट के लिए आया है। तो आप देखिए कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, यूएसए के प्रेसिडेंट को कोई भी जो बिल है उसको 10 डेज के अंदर में उसको क्या तो असेंट देना होगा, क्या उसको रिटर्न कर सकता है, ये यूएस के प्रेसिडेंट की पावर है। बट इंडियन प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, इंडियन प्रेसिडेंट इस कानून को अगर उन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया है तो उस कानून को वो लंबे समय तक लाइक द इनफाइनाइट जो समय है, इन्फिनिटी तक यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं कि हम इस जो बिल है इसके ऊपर में वीटो लगा दिया गया है, हम इसके ऊपर ना तो डिसीजन लेंगे ना हम इसको रिटर्न करेंगे। तो इंडियन प्रेसिडेंट आर मोर पावरफुल। पर अगर हम बात करें कंप्लीटली पावर एंड डिफरेंट तरीके के सेक्टर्स में, तो यूएस का जो प्रेसिडेंट को जो पावर है वो इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं है। आपको देखने को मिलता है कि यूएस प्रेसिडेंट आर मोर पावरफुल, इंडियन प्रेसिडेंट आर कंप्लीटली द टाइटलर पोस्ट है, रबर स्टाम्प जिनको बोला जाता है, डिफरेंट नेम से यूज किया जाता है। इसी के अलावा अगर हम बात करें जो किंग की पोजीशन है, अब क्वीन एलिजाबेथ को जिस तरीके की जो पावर हुआ करती थी, वो भूटान का भी एक किंग है। जो भूटान हमारा अगर हम बात करें कि हमारा नाइबर कंट्री है और हिल्स के अंदर लोकेटेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स की पुअर स्टेट तो है, बट वहाँ पे जो हाइड्रो पावर की जो पोटेंशियल है भूटान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है हाइड्रो पावर की। आप कभी विजिट भी कीजिए भूटान के लिए, भूटान में काफ़ी अच्छे जगह भी हैं, जैसे थिम्पू है, पारो नाम का भी एक शहर है, पारो काफ़ी अच्छा शहर है, कभी ना कभी ज़रूर जाइए। तो वहाँ पे जिस तरीके से जो किंग है भूटान के जो राजा हैं, और अगर हम बात करें कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनको जिस तरीके की पावर है या भूटान के राजा हैं, तो इनके बीच में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो जापान के अंदर या फ्रांस के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जो पावर है, इनके जो रोल हैं, इसके बीच में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट तरीके की पोजीशंस हैं,
सभी कंट्री में पोजीशन है, बट पावर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके का जो एग्जीक्यूटिव है उसकी यहाँ पे बात की गई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, एक में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की गई है, एक में पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई है, और यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें जो श्रीलंका के अंदर है, तो उसके बारे में यहाँ पे कम्प्लीटली बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को जो दिए गए हैं टेबल के अंदर में, इसको अच्छे से आप याद करना। जिस तरीके आप पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। विदाउट द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट नथिंग एल्स। जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे कम्प्लीटली हायर अथॉरिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो इसका एक यहाँ पे यूज किया जाता है कि वो टुगेदर स्विम एंड स्विंग करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमको देखना पड़ता है कि लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी का रूप में ये बिलोंग किया करते हैं लेजिस्लेचर में। कभी कभी आपको अलायंस की गवर्नमेंट में ये जो टॉपिक है ये आपको डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बात की गई है। इसके अलावा ये आपको गवर्नमेंट के लीडर के रूप में देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करें कि मोनार्चियल जो सिस्टम है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चियल है, या जो हम बात करें पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। तो इस तरीके के डिफरेंट सेक्टर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हेड ऑफ स्टेट के रूप में वर्क करते हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे कम्प्लीटली हेड है सिस्टम का। इसके अलावा हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में भी वर्क करते हैं प्रेसिडेंट वहाँ पे। प्रेसिडेंट यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे आप देखें कि यूएसए के अंदर जो वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट। तो इसके अलावा ही इज़ नॉट द अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो उतना अकाउंटेबल नहीं होता है। ये आपको देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। प्राइम मिनिस्टर को हमारे को अकाउंटेबल होना होता है। जब भी ऐसा लगता है, आप देखिए कि कोई भी बिल है उसको पास करवाना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। मेजॉरिटी फिक्स है, कितने मेजॉरिटी के साथ में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पास करवाना होता है। अगर कोई भी ऐसा समय आता है जिस समय में लगता है कि जो पार्टी है उसका कॉन्फिडेंस है, कोई बिल को पास नहीं करवा पाई, तो वहाँ पे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे मूव किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में दोबारा से अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो मेजॉरिटी है, उसको यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा हर ईयर, हर साल यहाँ पे जो पहला सेशन होता है, जो बजट सेशन के आसपास आपको देखने को मिलेगा जनवरी में, तो वहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है पार्लियामेंट को। फिर उसके बाद में जब कंप्लीट सेशन चलता है उस समय में एक आता है मोशन ऑफ थैंक्स, जो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया। अब मोशन ऑफ थैंक्स जो है उसको यहाँ पे पास करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो शो करता है कि गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अगर वो मोशन ऑफ थैंक्स को अगर गवर्नमेंट नहीं पास करवा पाती है, कोई भी पार्टी अगर सरकार में है वो नहीं पास करवा पाती है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम हैं, जो अकाउंटेबिलिटी की हमने बात की थी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अकाउंटेबल होती हैं लोकसभा के लिए, तो ये स्टूडेंट्स याद रखना ये बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे अकाउंटेबल होती हैं लोकसभा के लिए। कभी कभी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर पार्लियामेंट बोल दिया जाएगा, कभी कभी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ही वहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया जाए। तो आपको ये एग्जैक्ट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा के लिए होती हैं। इसमें एक यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है वो निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, जो श्रीलंका के अंदर यूज किया गया है। तो स्टूडेंट, श्रीलंका के अंदर 1978 में जो अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंड किया गया था, तो वहाँ पे जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यूज किया गया, ये काफ़ी दोनों का जो मिक्स है, प्रेसिडेंशियल एंड अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उन दोनों का मिक्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ निकल
निकल के आती है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनके पास में एक प्रेसिडेंट भी होता है या एक मोनार्च भी वहाँ पे वर्क करेगा। तो मोनार्च वहाँ पे वर्क करेगा। स्टूडेंट्स आप देखना कि इंडियन जो हमने जो प्रियम्बल यूज़ किया है, प्रियम्बल के अंदर हमने जो रिपब्लिक वर्ड यूज़ किया है, प्रियम्बल के अंदर जो रिपब्लिक है वो आपको दिखाता है कि यहाँ पे रिपब्लिक किस तरीके से है। जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इंडिया में जो लोगों के द्वारा जो इलेक्ट ना करके, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली वे में लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। आप देखिए कि हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक तो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी को चूज़ करते हैं और वो एमपी यहाँ पे वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हर कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। बट ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ जगह आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी और कुछ जगह आपको मोनार्च है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको हेड ऑफ द स्टेट के रूप में यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनियल हेड के रूप में वो वर्क करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेसिडेंट या मोनार्च की जो पोजीशन आएगी वो एक नॉमिनियल पोजीशन के रूप में क्रिएट की जाती है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो प्रेसिडेंट है उनको रबर स्टैम्प बोला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट कंप्लीटली वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हर जो डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बताया जाता है, उसी के ऊपर में यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। इन सच ए सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मोनार्च इज प्राइमरली सेरिमोनियल है, रबर स्टैम्प के रूप में वर्क करते हैं। जो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे बिल्कुल टाइटलर पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट यहाँ पे इफ़ेक्टिव पावर होती है। कंट्रीज, इसमें कुछ कंट्री हैं जैसे आप देखिए कि जो इटली है, जर्मनी है, इनके अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे जो मोनार्च हैं वो वहाँ पे वर्क करते हैं। एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, वहाँ पे प्रेसिडेंट भी होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में पजेस द सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर यहाँ पे प्रेसिडेंट को देखने को मिलेगी, जो आपको यहाँ पे श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है। इन दिस सिस्टम इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में बीइंग द सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, एट टाइम्स दे बिलोंग टू डिफरेंट parties thus would be the oppose each other and countries with such a system are the श्रीलंका है, फ्रांस है, रसिया है। ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रूप में होते हैं। दोनों को यहाँ लगभग सेम पावर होती है, पर प्रेसिडेंट आर द मोर पावरफुल। जब अपोजिट पार्टी से दोनों यहाँ बिलोंग करेंगे तो वहाँ पे आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। श्रीलंका के अंदर भी जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो उन्होंने अडोप्ट की है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, जो भारत के अंदर में, हमारे इंडिया के अंदर हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको क्यों अडोप्ट किया है, उसके बिहाइंड में क्या रीजन है, उन सब टॉपिक्स के बारे में अब हम इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है इंडिया ने क्यों अडोप्ट किया है, देखिए स्टूडेंट जब हमारा नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो समय चल रहा था, उस समय में हमने जो 1999 जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो एक्ट है, उस समय में 1919 का जो एक्ट है, 1919 का जो एक्ट है, 1935 का जो एक्ट है, इन सब एक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सम हाउ यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। सम हाउ यहाँ पे हमारे लोगों ने, हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इस सिस्टम को कहीं ना कहीं देखा था। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा जो ये सिस्टम है, जो ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको गवर्नमेंट है वो मोर अकाउंटेबल देखने को मिलती है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में, जहाँ पे हर 10-15 किलोमीटर पे जो लैंग्वेज है वो चेंज होती है, कल्चर के भी बीच में डिफरेंस आते हैं हर 100 किलोमीटर पे, या अगर हम बात करें 100 and 150 किलोमीटर के आसपास जो हैं
कल्चर के अंदर डिफरेंट आ जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अकाउंटेबल हो, लोगों के लिए अकाउंटेबल हो। तो इस वजह से मेन बिहाइंड में ये रीजन था, जिस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया है। फर्स्ट बात कि हम यहाँ पे फेमिलियर थे इस सिस्टम के साथ में, हमको यहाँ पता था किस तरीके से वर्क करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम हम यहाँ पे अडॉप्ट करते तो उस तरीके का हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोग यहाँ पे जो बेसिकली हैं वो फेमिलियर हो चुके थे इस सिस्टम से। सेकेंड हम बात करें, यहाँ पे हम फेमिलियर होने के साथ साथ ये जो सिस्टम है ये अकाउंटेबिलिटी है उसको यहाँ पे प्रूव करता है। गवर्नमेंट कंटिन्यू अकाउंटेबल होती है। गवर्नमेंट का अगर मेजोरिटी लॉस्ट होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट को अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे मूव किया जा सकता है। और हर 5 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर इलेक्शन होंगे। गवर्नमेंट को लोगों के पास जाना होगा, जैसी उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जैसा उन्होंने काम किया है, लोग उसके अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यहाँ पे कुछ पैरामीटर थे जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स हैं, उन्होंने ये जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया। बिहाइंड में मेन रीजन ये थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ रीजन बताए गए हैं। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव आर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अल्टरनेटिव है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, और काफ़ी कुछ बातें बताई गई हैं जिसकी मेन जो बिहाइंड में, जब मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड ए गवर्नमेंट दैट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच होनी चाहिए उसकी, ये यहाँ पे चाहा करते थे। बट द सेम टाइम एनफ सेफगार्ड शुड बी हैव देम टू चेक अगेंस्ट द personality cult. In the parliamentary form, there are many more mechanisms that ensure that the executive will be answerable and controlled by the legislature और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड हैं। आप देखिए कि डिफरेंट सो द कॉन्स्टिट्यूशन के जो अडोप्टर हैं, जो फ्रेमर्स हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर में। तो ये यहाँ पे मेन बिहाइंड में कुछ रीजन थे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट के रूप में है। प्रेसिडेंट यहाँ पे जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो भी यहाँ पे हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर अपनी जो वीटो देना, उसके ऊपर असेंट देना, इस तरीके से जो अपनी पावर है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस के ऊपर में वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बिहाइंड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव भी किया जा सकता है ओनली बाय द पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द कुछ प्रैक्टिस हैं। जो यहाँ पे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसके बारे में हम यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है वो रीड करेंगे, उस समय में हम आपको रीड करेंगे कि जो प्रेसिडेंट है वो उसको भी यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। स्टूडेंट, इसी के लिए हमारा आर्टिकल 74 है जिसके अंदर बताया गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होगा। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट है उनको एड एंड एडवाइस किया जाएगा इसके द्वारा कि जो भी नेसेसरी यहाँ पे पॉलिसी ली गई हैं, और प्रेसिडेंट इनके अकॉर्डिंग में इनके एड एंड एडवाइस के ऊपर में यहाँ पे वर्क करेंगे। ये हमको यहाँ देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके बारे में हमने देखा है कि प्रेसिडेंट जो है फॉर्मल जो हेड होता है गवर्नमेंट का। इन दिस फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट विद द वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, काफ़ी तरीके हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो एक टाइटलर हेड है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। तो प्रेसिडेंट जो हेड है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में एक टाइटलर पोस्ट है, एक टाइटल का रबर स्टैम्प के रूप में एक पोस्ट है। बट वहाँ भी प्रेसिडेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हैं, जिसके अंदर आप देखिए सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है प्रेसिडेंट को, वो आपको देखने को मिलती है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी हैं, कुछ डिप्लोमेटिक पावर भी हैं, कुछ यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविज़न है उस समय में प्रेसिडेंट कितना पावरफुल है इसके बारे में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये जो पावर हैं नॉट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में वर्क नहीं करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू सपोर्ट द मेजोरिटी इन द लोकसभा। दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। इन मोस्ट द केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो यहाँ पे जो एडवाइस होगी उसके ऊपर में यहाँ पे वर्क करते हैं प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो प्रेसिडेंट को, आपको जो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसमें आप रीड कीजिए। हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स थी उस समय में उन्होंने पावर्स के बारे में बात की है, उन्होंने बताया है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें, हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनको 3 स्पेशल यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी पावर हैं। मेनली जो प्रेसिडेंट हैं वो वर्क करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के ऊपर में, बट यहाँ पे 3 ऐसी पोजीशन हैं, 3 ऐसी स्पेशल पावर हैं जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे वर्क करेंगे। प्रेजेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे 3 ऐसी जो सिचुएशनल पावर हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर वर्क करेंगे। जिसके अंदर अगर हम बात करें 3 यहाँ पे सिचुएशन हैं जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी खुद की डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में, अपने खुद का जो उनका मत होता है, खुद का उनका जो यहाँ पे जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है उसके रूप में यहाँ पे वर्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई भी यहाँ पे उनके द्वारा कुछ यहाँ पे कोई भी डिसीजन उनको इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन लिया गया है उसको एक बार और रिकन्सिडरेशन के लिए वहाँ पे भेज सकते हैं। रिकन्सिडरेशन के लिए यहाँ प्रेसिडेंट उसको सेंड बैक कर सकते हैं उस एडवाइस को। अगर वो एडवाइस दोबारा से रिटर्न में आती है, चाहे वो अमेंड होके आए या सेम रूप में आती है, तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी एडवाइस है उसके रूप में यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस को एक बार ये सेंड बैक कर सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड प्रेसिडेंट को यहाँ पे वीटो पावर की यहाँ पे पावर है। वीटो पावर में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट को अदर देन द मनी बिल को क्यों नहीं रखा गया है। सबसे पहले हमको मनी बिल का आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 110 जो है जिसके अंदर मनी बिल की बात की गई है, आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल की बात की गई है। और मनी बिल को जब भी प्रेजेंट किया जाता है पहले प्रेसिडेंट का यहाँ पे एडवाइस होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की यहाँ पे रिकमेंडेशन होनी चाहिए, उसी के बाद में मनी बिल है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में आप देखिए कि मनी बिल में जो लोकसभा है वो मोर पावरफुल होती है, राज्यसभा को बिल जाता है 14 डेज में वो पास हो, चाहे वो पास करे या ना करे वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। जो अमेंड दिया जाता है, जो वहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है राज्यसभा के द्वारा, वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अदर देन द मनी बिल ऐसा कोई भी बिल है जो यहाँ पे असेंट के लिए दिया गया है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे वीटो पावर यूज की जा सकती है। वीटो पावर के रूप में प्रेसिडेंट अगर इसको सेंड बैक कर देते हैं, वापस से इसको सेंड कर देते हैं यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा या अगर हम बात करें जो लोकसभा या राज्यसभा हैं उनके द्वारा अगर उसको दोबारा से विदाउट अमेंड या अमेंडमेंट के साथ दोबारा उसको सेंड किया जाता है तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना होगा। स्टूडेंट्स हम वीटो पावर की बात करें, वीटो पावर जो है वो भी लिमिटेड है। इफ द पार्लियामेंट पास द सेम बिल अगेन एंड सेंट बैक टू द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट टू द बिल। However, there is no mention in the constitution about the time period कि प्रेसिडेंट को अपना जो असेंट है वो कब देना होगा, बैक कब करना होगा, रिकन्सिडर कब करना होगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है। बट ये बात बताई गई है कि प्रेसिडेंट को अगर रिकन्सिडरेशन के बाद में वापस से वो बिल आता है तो उसको यहाँ पे कंसीडर करना होगा प्रेसिडेंट के पास को वहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिमिनेशनरी पावर है वो प्रेसिडेंट की, वो ये है कि ऐसी कोई सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, जैसे आप देखिए कि किसी भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कुछ समय के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ऐसी कोई समय आई वहाँ पे कोई भी मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है जो पार्टीज़ हैं उनका अलायंस नहीं है, तो उस समय में
किसी भी एक पर्सन को यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। बाद में वो अपना जो मेजॉरिटी है उसको प्रूव कर सकते हैं पार्लियामेंट के रूप में। तो ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिशन है वो आपको देखने को मिलेगी। 1989 में ये पॉलिटिकल जब चेंजेस हुए थे, आप देखिए कि वीपी सिंह गवर्नमेंट जब बनती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑफिस है उसके द्वारा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हुआ कि उस समय में जब अलायंस की गवर्नमेंट आती है, प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, उस समय में आपको देखना मिलता है। इन द 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन 1989 से 1988 तक हुए हैं, उस समय में अलायंस की गवर्नमेंट आई, नो सिंगल पार्टी को यहाँ मेजॉरिटी अचीव नहीं होती है। तो उस समय में यहाँ पे जो हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो उनको हाईएस्ट जिनके पास में वोट होते हैं, हाईएस्ट जिनके सीट्स होती हैं, उनको यहाँ पे किसी को भी उनका लीडर है वो अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पे उनकी यहाँ पे क्लियर कट मेजॉरिटी ना होने के समय में ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है प्रेसिडेंट की ये स्पेशल पावर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल है जो प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के बारे में ये यहाँ पे देखने को मिला है। सबसे पहले आप देखिए कि कभी कभी ये गवर्नमेंट ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है इंडिपेंडेंस के बाद में, तो पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो आपको जनता पार्टी के रूप में देखने को मिलती है आफ्टर द इमरजेंसी। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो रोल है वो पहली बार हमको देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर को चूज करने में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर द 1977 political parties in India became the more competitive and there have been the many instances when no party had clear majority in the Lok Sabha। कि 1989 से 1988 तक हमको देखने को मिलता है, 1998 तक कि 89 से नवाज वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है। फिर उस तरीके से आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स का जो अनस्टेबल समय होता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है किसी भी गवर्नमेंट की, कुछ कुछ समय के लिए हमको बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर भी, जिसमें चंद्रशेखर भी हैं, हमको आप देखिए कि पीवी नरसिम्हा राव की भी कुछ समय के लिए समय आता है। तो इस तरीके के काफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो कोलिशन के समय में, उस समय में जो प्रेसिडेंट का जो रोल होता है प्राइम मिनिस्टर को चूज करने में, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। नो पार्टी कोलिशन सिक्योर्ड द मेजॉरिटी इन इलेक्शन, जो 1998 में होता है। बीजेपी की जो सीट आती हैं कुछ 251 सीट उन्होंने अचीव की थी, 21 उनकी जो हमारे मेजॉरिटी जो अचीव करने के लिए जो सीट्स चाहिए उतनी नहीं थी, 21 सीट्स कम थी। तो प्रेसिडेंट वहाँ पे उस समय KR नारायणन उस समय में हमारे प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक एलोबरेट प्रोसीजर को अडोप्ट किया। ही आस्क्ड द लीडर ऑफ द अलायंस अटल बिहारी वाजपेयी टू फर्निश द डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द क्लेम, और वहाँ पे उनको अपना मेजॉरिटी है वो बाद में प्रूव कर सकते हैं, 10 डेज में अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं। पहले उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए अडोप्ट किया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सर को, KR नारायणन जो उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उस समय उनको अडोप्ट किया कि 10 डेज में आप अपनी मेजॉरिटी है वो प्रूव कर देना। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो हमको देखने को मिलती है इस तरीके से। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफिस होती है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस भी हमको 5 ईयर के लिए ही देखने को मिलती है। इनका जो इलेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी सिमिलर है प्रेसिडेंट से, बट यहाँ पे जो राज्यों के जो स्टेट्स के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो स्टेट एंड यूटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के जो लोग हैं, चाहे नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है अपनी ऑफिस से अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए राज्यसभा में बाय द मेजॉरिटी, और वहाँ पे लोकसभा वहाँ पे एग्रीड हो जाती है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि हमको देखने को मिलता है कि वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। प्रेजेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ सर हैं। काफ़ी जो हम बात करें कि जो लीगल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क भी किया है लीगल बैकग्राउंड से रिलेटेड। राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं बेसिकली, जो वेस्ट बंगाल है उसके गवर्नर थे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, उन्होंने जो भी हमारे कोई हायर पोजीशन के ऊपर जाता है उनके बिहाइंड में काफ़ी कुछ वर्क होता है
आप देखिए कि हमारे जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे जो कोविंद सर हैं वो प्रेसिडेंट थे। तो आप देखिए कि उनके द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की थी। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, फिर उन्होंने जुडिशरी जो हमारा लीगल बैकग्राउंड है उनमें उन्होंने काफ़ी वर्क किया। और ऐसे लोग जो बेसिकली जस्टिस जिनको एक्सेस करना काफ़ी टफ़ होता है, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू लेस एजुकेशन या प्रोसीजर का पता ना होने की वजह से, उनके लिए काफ़ी वर्क किया है कोविंद सर ने, जो हमारे रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे। तो इसी तरीके से जो इनका वर्क है उससे रिलेटेड ये कुछ बातें थी। तो स्टूडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके बारे में हमको ये देखने को मिलता है, इनको रिमूव किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के यहाँ चेयरमैन के रूप में वर्क करते हैं। बट ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा सकते हैं, उनकी इनकैपेसिटी होती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो उस समय में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे उस समय में यहाँ पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे वर्क करेंगे। वहाँ पे वर्क करने के रूप में अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जिसमें BD जट्टी एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ द फ़खरुद्दीन अली अहमद की जब डेथ होती है। फ़खरुद्दीन अली अहमद हमारे वही प्रेसिडेंट हैं जिनके समय में इमरजेंसी है जो एग्जीक्यूशन में आई थी, तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ होने के बाद में जो BD जट्टी हैं उन्होंने वर्क किया था प्रेसिडेंट के रूप में जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो गया। तो ये प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक कार्टून है जिसके अंदर यहाँ बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ बताया गया है कि देयर इज़ नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो स्विंग है और जो सिंक है वो रेगुलरली साथ ही करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या कोई भी रीजन है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रेजिग्नेशन देता है, तो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो यहाँ पे कैलोप्स हो जाएगी, वो यहाँ पे वहीं पे एंड हो जाती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे कम्प्लीटली वर्क करती है विद द प्राइम मिनिस्टर के साथ में। तो दिस कार्टून यहाँ पे शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर लीड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको जो लीड करने की जो यहाँ पे पावर है वो प्राइम मिनिस्टर की ही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइज़ की बात की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी होनी चाहिए, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2003 के अंदर आया था, जिसके अंदर जो साइज़ है वो यहाँ पे स्टॉप कर दी गई है। यहाँ पे साइज़ है 15% जो साइज़ है वो बताई गई है कि टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका जो 15% है उतने ही आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो मिनिस्टर पोस्ट है उसको अपॉइंट कर सकते हो। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, सभी जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अंदर भी 15% का ही प्रोविज़न है, बट आप दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर ओनली 10% है। दिल्ली बेसिकली स्टेट तो नहीं है, यूटी विद द लेजिस्लेचर के रूप में है, पर दिल्ली के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ओनली 10% है कि 10 यहाँ पे मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किया 10% है। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 1 CM प्लस में 6 मिनिस्टर हैं, तो 7 जो मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं दिल्ली के द्वारा। टोटल वहाँ पे 70 सीट हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। और इसके लिए जो था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू दिल्ली में जो लेजिस्लेचर है वो दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो रेस्ट्रिक्शन है, जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की गई है कि 15% टोटल स्ट्रेंथ का जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जिस तरीके से कुछ एग्जीक्यूशन की जो कुछ ऐसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो परमानेंट ग्रास रूट लेवल पे वर्क करती हैं, परमानेंट ग्रास रूट लेवल पे जिनका गवर्नमेंट की जो यहाँ पे पॉलिसी है उनको एग्जीक्यूट करना उनका काम है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके अगर हम बात करें जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो यहाँ पे वर्क करती है एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में।
परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में वर्क इस तरीके से करते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है उसको ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों को यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये मेन काम होता है ब्यूरोक्रेसी का, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इनकी थ्रू आउट द सर्विस के रूप में। तो स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इट इज डिस्क्राइब एज द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस यहाँ पे क्यों डिफाइन किया गया है? ट्रेनिंग एंड स्किल ऑफिसर्स हु वर्क एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइंड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। पहली बात तो आप देखिए कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में मिनिस्टर्स के साथ में वर्क करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है। सेकंड, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड लोग ही होंगे, उन्हीं में जो जो इनिशियल फेज में अपने कैरियर की में होंगे, वो लोग आपको देखने को मिलेंगे कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर डीएम के रूप में या एसडीएम के रूप में ब्लॉक में जो पोस्टेड होंगे, वो यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देंगे। तो ब्यूरोक्रेसी एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में वर्क करती है। इसके अलावा हमको डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्टर्स आर द इंचार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुपरविजन। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेचर इज ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन द वायलेशन ऑफ पॉलिसी adopted by the legislature. It is the responsibility of the minister to retain political control over the administration. तो इंडिया ने जो प्रोफेशनल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अडोप्ट किए हैं, उनको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, उन्होंने स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिया के रूप में इनको यूज़ किया है ब्यूरोक्रेसी के रूप में, कि ये स्टील फ्रेमवर्क हैं, ये इंडिया को यहाँ पे कम्प्लीटली यूनाइटेड बनाने में इनका जो वर्क है उसको आप भुला नहीं सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है सिविल सर्वेंट्स का, ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सर्विस का। एक तो ऑल इंडिया सिविल सर्विस होती है, ऑल इंडिया सर्विस होती हैं जिसके अंदर आप आईएएस आईपीएस की जो पोजीशन है उनको आप बेसिकली इंक्लूड करते हो। ऑल इंडिया आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया सर्विस के लिए जो आर्टिकल है वो है 312, जिसके अंदर ऑल इंडिया सर्विस देखने को मिलेगी। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में एक डिबेट चलती है न्यूज़पेपर्स के अंदर में, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस भी होनी चाहिए सिविल सर्विस की तरह। तो ये आर्टिकल 312 है जिसके अंदर बात की गई है। और प्रेजेंट समय में एक आर्टिकल है 311 भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि किसी भी जो पर्सन है वो सर्विस से रिलेटेड है, अगर उसको सर्विस से निकालना है या उसको सर्विस से यहाँ पे कंप्लीटली रिजाइन करवाना है तो 311 को यूज़ किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऐसे लोगों के द्वारा कोई सर्विस के अंदर हैं जिन्होंने वहाँ पे टेररिस्ट हैं या इंसर्जेंट्स जो पीपल्स हैं उनकी हेल्प की है, तो उनके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया जो सर्विस है, जो आईएएस एंड आईपीएस है, इनको रिक्रूट यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। काफ़ी फ्री एंड फेयर यहाँ पे या फेयर की बात करें, फेयर यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो यहाँ पे पेपर भी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कोई यहाँ पे स्पेशल जो फेवर है किसी सेक्शन को आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप देखिए कि कोई स्पेशल सेक्शन है उसको आपको फेवर देखने को मिले। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फेयर है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देखिए कि डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे सेंट्रल सर्विस भी होती हैं और स्टेट लेवल पे स्टेट सर्विस भी होती हैं। तो ये डिफरेंट जो सर्विस हैं इनकी बात की गई है। स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूट किया जाता है जिनको हम पीसीएस के रूप में बोलते हैं। कुछ यहाँ पे सेंट्रल सर्विस हैं जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन कस्टम सर्विस है जिनकी बात की गई है, जो यहाँ पे सेंट्रल सर्विस हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस आपको भारतीय विदेश सेवा जो है उसके बारे में आपको पता तो होगा ही, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो इन सब के बारे में। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की जो सर्विसेज हैं उनकी बात की गई है कि किस तरीके से ये सर्विस हैं जो बेसिकली यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती हैं। अगर आप भारत इंडियन एम्बेसी में भी कहीं वर्क करते हो तो इंडियन एम्बेसी में वर्क करने के साथ आप वहाँ पे इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो वहाँ पे कनेक्शन है उस कंट्री के साथ में, तो उनको आप एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हो। हमारे इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी हैं तो इन सब की यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से ये डिफरेंट सर्विस के द्वारा अलग अलग तरीके से हेल्प की जाती है गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे इन टॉपिक्स के बारे में बात की, और भी जो यहाँ पे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन सब के बारे में और बात करेंगे इतनी अच्छे से।
तो आप इनको रीड कीजिए, चैप्टर को अच्छे से रीड करने के साथ आप इसको रिवाइज तो हम करते रहेंगे कंटिन्यू एग्ज़ाम तक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।